आइए प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो पॉलिटी का विषय तो है ही, साथ में वो करंट अफेयर का भी मुद्दा है। जैसे कि आजकल आप सभी ने न्यूज़पेपर में देखा होगा या टीवी चैनल पे राज्यसभा के जो चुनाव है वो चर्चा में चल रहे हैं, या यूं कहे कि राज्यसभा के जो चुनाव है इस मंथ मार्च और अप्रैल के बीच में होने तय हुआ है। तो जो आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो विषय रहेगा, उसका जो टाइटल रहेगा वो राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया ही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें हमारी भारत की जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन सदन 2 होते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारी संसद के कितने सदन हैं, तो हम बोलेंगे 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगर पूछे जाए कि हमारी संसद कितने अंगों से मिलकर बनती है, तो हम बोलेंगे 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो विषय है वो राज्यसभा है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है। वो इस कारण क्योंकि राज्यसभा में जो है आपकी जो सदस्य बनने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा की जो सदस्यता हासिल करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, आज हम तथ्यों पे या जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उन पे ज्यादा बात ना करके हम आज राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया को जानने की बात करेंगे। तो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। तो देखिए, जो भारत की राज्यसभा है, हमारी जो राज्यसभा है उसकी जो अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 255 है। लेकिन वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, राज्यसभा की 245 सीटें हैं, जिसमें से 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 जो सदस्य होते हैं वे राज्य विधानसभाओं से चुन के आते हैं। और जो वे 12 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, वो किस आधार पर मनोनीत किए जाते हैं? वो किए जाते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। देखिए, अब बात करते हैं राज्यसभा के उन 233 सदस्य की जिनका जो चुनाव है राज्य विधानसभाओं द्वारा कराया जाता है। पहले बात करते हैं कि जो ये 233 सीटें हैं वो राज्यों में किस प्रकार विभाजित की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। देखिए, जितनी भी राज्यसभा की सीटें हैं वो प्रत्येक राज्य में उनकी जनसंख्या के आधार पे बांटी जाती है ना। जैसे जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी तो उसके पास राज्यसभा की सीटें भी अधिक होगी, और जिसकी जनसंख्या कम होगी उसके पास राज्यसभा की सीटें भी कम होगी, ठीक है। तो इस आधार पे हम देखें तो देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के पास राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ठीक है। राजस्थान के पास 10 है, हिमाचल के पास 3 है, उत्तराखंड के पास 3 है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य स्टेटों में बांटी गई है। तो अब बात करते हैं जो वे सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस आधार पे होता है, ठीक है। उस चुनाव प्रक्रिया को जानने के लिए हमें आज बोर्ड का यूज करना होगा ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। देखिए, भारतीय संविधान में बताया गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी और सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग के द्वारा उनका जो है चयन किया जाएगा। अब इसमें बोली गई पहली जो बात है अप्रत्यक्ष मतदान की। अप्रत्यक्ष मतदान से हमारा अभिप्राय ये है उस मतदान से जिसमें जनता या लोग स्वयं भाग न लेके उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है। लोग भाग नहीं लेते कहने का मतलब, जैसे हम लोकसभा की इलेक्शन करते हैं या ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें लोग जो है जो भी कैंडिडेट खड़े हुए होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको लोग सीधे तौर पे खुद ही वोटिंग करते हैं, ठीक है। किसी भी सदस्य को वोट करने तो लोग स्वयं वोटिंग करेंगे, ठीक है। बट जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा वो लोगों द्वारा नहीं होता है, बल्कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कौन हुए? एमएलए। जो भी एमएलए चुने गए लोगों द्वारा वो उसमें भाग लेते हैं। तो ये हुआ अप्रत्यक्ष मतदान, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतदान मतलब लोग भाग नहीं लेते बल्कि उनके जो चुने गए सदस्य होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो इसमें हम बात करेंगे वो करेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की
जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब साधारण मतलब ये होता है कि जिस राज्य विधानसभाओं में जिस राज्य विधानसभा में जिस पार्टी को जितनी प्रतिशत सीटें मिली है ना, जितने अनुपात में सीटें मिली है, उतने ही अनुपात या उतने ही प्रतिशत में उनको राज्यसभा की सीटों पर जीत मिलेगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए हिमाचल की जो विधानसभा में है उसमें कुल सीटें कितनी है 68। ठीक है, जिसमें से 40 सीटें जो है कांग्रेस के पास है ना, कांग्रेस के पास है, और 28 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास है। ठीक है, बीजेपी के पास। अब हम इनका अगर मोटा परसेंटेज निकाले तो ये होता है 58 पॉइंट समथिंग, मान के चलिए 60% सीटें जो है हिमाचल में कांग्रेस के पास है और 40% सीटें जो है बीजेपी के पास है। ठीक है, इन 68 का 60% सीटें जो है वो है कांग्रेस के पास और 40% सीटें जो है वो बीजेपी के पास है। देखिए अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की कुल सीटें जो हिमाचल में है वो 3 है। ठीक है, अगर तीनों की तीनों सीटें खाली होती है, ठीक है, तीनों सीटें खाली होती है, तीनों पे इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, तो उस पे से अब मोटा मान के चले 60% जब कांग्रेस के पास है, 60 का मतलब 3 की 2 सीटें है ना, 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के पास, कांग्रेस को जीत मिलेगी। 3 में से 2 सीटों पे कांग्रेस के ये सदस्य होंगे और एक पे जो है वो बीजेपी का सदस्य होगा। ठीक है, एक पे जो है बीजेपी का सदस्य होगा और यही है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें होता क्या है, जैसे इसमें ये नहीं होगा कि जैसे हिमाचल में बहुमत किसके पास है, बहुमत कांग्रेस के पास है और सरकार किसकी है, कांग्रेस की है, तो जिसकी सरकार है या जिसको बहुमत है उसकी ही सारी सीटें नहीं होगी, है ना, उसकी सारी सीटें उसी की नहीं होगी, बल्कि अनुपात के आधार पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे जो है राज्यसभा की सीटों पे उनको उतनी ही मतलब सदस्य मिलेगी, है ना, उतनी ही सीटें उनको राज्यसभा की मिलेगी जितना कि उनके पास परसेंटेज है सीटों का। ठीक है, जैसे हिमाचल में विधानसभा में जो है कांग्रेस के पास 60% सीटें हैं और ठीक उसी प्रकार राज्यसभा की 60% सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस को ही विजय मिलेगी और 40% सीटों के ऊपर बीजेपी को, है ना। तो 3 का 40% मान के चलो आप, एक सीट हुआ और 3 का 2 सीट हो गए 60%। ठीक है, तो मोटा मान के चलिए आपकी 2 सीटें कांग्रेस की है, 1 सीट बीजेपी की है। तो यही है हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम। ठीक है, जिसपे हम बहुमत के आधार पे नहीं चलती है कि इस पार्टी का बहुमत है तो सारी की सारी सीटों पे जो है इसी को वोट मिलेगा या इसी का जो इलेक्शन होगा, मतलब इसी के जो सदस्य होंगे वही चुने जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। वर्तमान स्थिति में जो है हिमाचल के पास 1 सीट खाली है राज्यसभा की, 2 सीटें भरी हुई है। इलेक्शन कितनी सीटों पे होगा, 1 सीट पे होगा शायद। हिमाचल के जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य वो चुन लिए गए हैं, अनुराग शर्मा शायद उनका नाम है, हाल ही में चुने गए, अभी कल परसों की बात है। तो इनका इलेक्शन जो हिमाचल की जो 1 सीट थी उसका इलेक्शन, मतलब इलेक्शन क्या, वो निर्विवाद है ना, निर्विरोध वो चुने गए हैं। ठीक है, मतलब सर्वसम्मति से चुने गए। सर्वसम्मति से इस कारण चुने गए क्योंकि बीजेपी वालों को पता है 1 ही सीट है और उस पर जीत किसको मिलने वाली है, कांग्रेस को। जैसा हमने यहाँ पे बताया कि कांग्रेस के पास 60% सीटें हैं और जीत किसको मिलेगी, कांग्रेस को, क्योंकि 1 ही सीट पे वोट होना है। अगर 3 सीट पे वोट होना होता तो बीजेपी उस पर, तीनों सीटों पे वोट होना होता तो बीजेपी उस पर जरूर अपना प्रत्याशी खड़े करते और उस पर चुनाव होते। ठीक है, अब बात करते, अब ये तो हमारा जो हिमाचल का जो मेंबर है राज्यसभा का वो तो जो निर्विरोध जो है चुना गया, लेकिन अगर उसका चुनाव होता तो वो किस प्रकार होता। तो पहले तो हमने ये जाना, पहला तो होगा उसका कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और तीसरा एक बात रह गई, वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग। ठीक है, उसको जानते हैं वो क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं जो इसमें तीसरी वर्डिंग है, जो तीसरी जो इसमें वाक्य बताया गया है वो है एकल संक्रमणीय। तीसरा जो इसमें सिस्टम बताया गया है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ना। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ना। पद्धति इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है,
तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना पहले ये जरूरी है कि जो भी सदस्य होते हैं, जितनी भी सीटों पे इलेक्शन होना होता है, वोटिंग होनी होती है, जितनी भी राज्यसभा की सीटों पे वोट होना होता है, तो उसके लिए किसी प्रत्याशी को, किसी मेंबर को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा है ना, एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है। कोटा मतलब कितने प्रतिशत, कितने वोट या कितने वोट उसको मिलने चाहिए, वो उसे हासिल करना होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि बहुमत के आधार पे, जिसको जैसे 3 कैंडिडेट उठे, उसमें से जो है किसी को एक को 30 मिल गए और 2 को 20-20 मिल गए और वो 30 वाला जीत गया, वैसे नहीं। इस पे जो है कोटा निर्धारित होता है कि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए इतने ही वोट हासिल करने होंगे। तो वो वोट कोटा किस तरह से हासिल निर्धारित करते हैं, उस कोटे को निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या, तो उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, विधानसभा की, जिस राज्य में वो इलेक्शन हो रहे हैं राज्यसभा के, तो उसकी, उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटें, ठीक है, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा की सीटें बटा खाली राज्यसभा सीट, ओके, सभा सीट जमा 1, ओके, ये है। और इस पूरे में होता है जमा 1, ये है फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी मेंबर को, किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, वो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, आगे करते हैं, इसको आंकड़े में करते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है हिमाचल की विधानसभा का, तो हिमाचल की विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, 68, विधानसभा की सीटें 68 है, बटा कुल खाली राज्यसभा की सीट। हिमाचल में कुल 3 सीटें हैं राज्यसभा की, बट खाली एक ही सीट है ना। तो खाली सीट को यहाँ पे लिखेंगे 1 जमा इसमें 1 करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला का 1 है, ये 1 नहीं है कि इसके आधार पे 1 इधर लिखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला का 1 है। और इस पूरे में जमा 1, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप लोग थोड़ा सा है ना कोऑपरेट कर दे, समझ ले। तो ये है फॉर्मूला, इसके आधार पे निकलेगा हमारा कोटा। वो कैसे निकलेगा, जैसे 1 1 2 68 बटा 2 मतलब हो गया 34। ठीक है, ये होगा 34, 34 जमा 1 35 है ना, 35। ठीक है, ये जो 35 हो गया, ये हो गया आपका किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए कोटा। मतलब 25% वोट या 25% जो वोट है वो उसके हिस्से में होने चाहिए 68 में से। ठीक है, अगर उसके पास 35 वोट हो गए तो वो प्रत्याशी विजयी हो गया। ठीक है, ये जाना हमने कि किसी भी सदस्य को जो है कोटा हासिल करने के लिए, मतलब या कोटा निर्धारित है ना, कोटा कैसे निकाला जाता है, किसी भी सदस्य को जो है जीतने के लिए जो एक कोटे की जरूरत है, वो कोटा कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति की। जो हमारे पास 3 कैंडिडेट है राज्यसभा की एक सीट के लिए, हमारे पास 3 कैंडिडेट उठे हैं, और जो जितने भी हमारे विधानसभा के सदस्य है, 68 सदस्य है, उनको सभी को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, है ना। ठीक है, 68 के 68 सदस्यों को इस तरह का बैलेट पेपर दिया जाएगा, जिसपे उन्हें वोटिंग करनी होगी अपनी पसंद के आधार पे। ठीक है, जैसे ये मैंने 3-4 सदस्यों के मतपत्र बना दिए, 3 सदस्यों के मतपत्र बना दिए। जो पहला है ना, इस पे हमें जो भी सदस्य जो वोट करेगा उसे इन तीनों में से, ये जो 3 कैंडिडेट है रवि राम श्याम, इनको अपनी पसंद के आधार पे जो है वोटिंग देनी होगी। जैसे इसने अपनी पहली पसंद माना रवि को, ठीक है, इस वाले जो विधायक ने, इस वाले एमएलए ने पहली पसंद किसको माना, रवि को, और दूसरी पसंद माना श्याम को। ठीक है, दूसरी पसंद श्याम, और तीसरी पसंद किसको माना, राम को। ठीक है, ये हुआ एक जो एमएलए है या एक जो विधायक है उसका एक का वोट ये हुआ। ठीक है, मतपत्र में इस तरह से वो वोटिंग करेगा अपनी पसंद के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे डायरेक्ट वोट नहीं करते कि हमारा कैंडिडेट ये है, यहाँ पे हम वोट करते हैं अपनी पसंद के आधार पे। तीनों को वोटिंग करनी पड़ेगी, बट हमें बताना पड़ेगा हमारी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है। ठीक है, अब आए अगले एमएलए की
बात मतलब टर्न आ गई अगले एमएलए की, वो बताएगा, वो बोलेगा जैसे जो जिसकी भी इच्छा होगी, ठीक है, ये हम ऐसे मतलब काल्पनिक वे में मैं बता रहा हूँ। दूसरा बताएगा कि जी मेरी जो पहली पसंद है वो राम है, ठीक है, पहली पसंद कौन है, राम, और दूसरी पसंद कौन है, रवि, ठीक है, और तीसरी पसंद कौन सा है, श्याम, ठीक है। इसी प्रकार अगला बताएगा, वो बोलेगा मेरी पहली पसंद जो है रवि है, ठीक है, दूसरी पसंद राम है, और तीसरी पसंद श्याम है, ठीक है, इस प्रकार से। और जब सभी वोटिंग कर चुके होंगे, है ना, 68 के 68 एमएलए वोटिंग कर चुके होंगे, तो बाद में मत गणना होगी। जो पहली गणना होगी, है ना, ठीक है, पहली गणना सिर्फ पहली पसंद के आधार पे होगी, ठीक है। जैसे ये लिखा हमने रवि, और ये लिखा हमने श्याम, और ये लिखा राम, ठीक है। अब हम देखेंगे इन तीनों कैंडिडेट को, ठीक है, पहली पसंद के आधार पे कितने वोट मिले, ठीक है। मान के चलिए जैसे यहाँ पे रवि को पहली पसंद मिली है और यहाँ पे मिली है, कुल मिला के वो 2 है ना, 3 एमएलए में से 2 एमएलए ने रवि को अपनी पहली पसंद बताया है। ठीक इसी प्रकार 68, जब हम 68 के 68 मत पेपर देखेंगे तो उसमें हम मान के चलते हैं रवि को मिलती है 30 सीटें, ठीक है, 30 पहली पसंद के आधार पे, पहली जो गणना होगी वो पहली पसंद के आधार पे होगी, और पहली पसंद के आधार पे रवि को मिले हैं 30 वोट, और श्याम को मिले हैं 31 वोट, और राम को मिले हैं ये हो गए 61, 7 वोट मिले हैं इसको। कुल मिला के कितने हो गए, टोटल हो गए ये 68 विधायकों ने अपनी पहली पसंद के आधार पे जो है इतने इतने वोट, पहली 30 विधायकों ने रवि को अपनी पहली पसंद माना, और 31 विधायकों ने श्याम को पहली पसंद माना, ठीक है, और 7 विधायकों ने माना राम को पहली पसंद, ठीक है। लेकिन हमने पीछे जब जो देखा था उसमें हमने बताया था कि जो हमारा कोटा है वो 35 होना चाहिए, ठीक है, 35 वोट मिलने चाहिए किसी भी व्यक्ति को, तो वो होगा हमारा राज्यसभा की मतलब राज्यसभा का सदस्य, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें से किसी भी सदस्य को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, ठीक है, तो पहले 2, अब लड़ाई किस में होगी, पहले 2 में होगी, क्योंकि तीसरी को तो 7 वोट मिले है ना, ये तो रेस में है ही नहीं, तो इसको कर देंगे हम बाहर, ठीक है, इसको कर दिया हमने बाहर। और ये देखिए इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो इसको जो जिन लोगों ने 7 विधायकों ने जिन्होंने इसको जो राम को जो है वोट दिया है पहली पसंद के आधार पे, उनके जो मत को वेस्ट नहीं करने के लिए या व्यर्थता कि उनके जो वोट है वो व्यर्थ ना जाए, तो उनके वोटों को अब हम इन दोनों को देंगे सेकंड प्रेफरेंस के आधार पे, ठीक है, दूसरी पसंद के आधार पे। तो इसका हम पहला बैलेट पेपर निकालेंगे जिसमें राम को पहली प्राथमिकता, जैसे मान के चलिए इस बैलेट पेपर को उठाएंगे, इसमें राम को दी गई है पहली प्राथमिकता, तो हम इसमें देंगे पहली प्राथमिकता, तो हो गई, वो तो राम को दी है जिसका काम नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम इस पत्र में दूसरी प्राथमिकता किसको दी गई है, दूसरी पसंद कौन माना गया है, ठीक है, तो इसमें माना गया है दूसरी पसंद कौन है, रवि, है ना, तो रवि में कर देंगे हम +1। ठीक इसी प्रकार एक मत पत्र निकाला हमने, अब रह गए इसके 6। ठीक इसी प्रकार हम सारे मत पत्र को खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि दूसरी जो चॉइस है वो किसको बताया गया है, ठीक है। मान के चलिए इनके जो 7 जो मत पत्र है उनमें से दूसरी जो पसंद बताया गया, दूसरी पसंद में से 5 वोट जो है रवि को मिलते हैं, या 5 लोगों ने जो है रवि को दूसरी पसंद बताया है, और जो 2 लोगों ने बताया है वो श्याम को बताया है, ठीक है। इस आधार पे रवि को कुल हो जाते हैं 35 और श्याम के कुल हो जाते हैं आपके 33, ठीक है। और इस आधार पे रवि जो है हमारा विजेता घोषित हो गया, कांग्रेचुलेशन, तालियां। यही है हमारा एकल संक्रमण मत पद्धति, जिसमें हम जो है वोट को वेस्ट नहीं होने देते हैं, जो लास्ट कैंडिडेट है सबसे लास्ट है उसको रेस से बाहर कर देंगे, और उसके मत पत्रों को देखेंगे कि उसके मत पत्रों में जो है दूसरी पसंद किसको बताया गया है ना, क्योंकि पहली पसंद तो वो खुद है जो वो हार गया है, तो पहली पसंद हम नहीं देखेंगे, तो हम दूसरी पसंद के आधार पे जो है अब इनको जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे, इनके जो कोटे को है पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने निकाला, और ये था हमारी
जो है राज्यसभा की सीटों के लिए किस प्रकार से इलेक्शन होता है। पहले क्या बताया हमने, पहला बताया हमने अप्रत्यक्ष मतदान होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दूसरा बताया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल मतलब 60 सीटें कांग्रेस के पास है तो 60 सीटें ही उनको राज्यसभा के लिए भी मिलेगी, ठीक है, अगर और 40 बीजेपी के पास है और 40% सीटें ही मिलेगी, ठीक है। और तीसरा देखा हमने ये एक संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, जिसपे हमने जो लास्ट कैंडिडेट होता है ना, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो उनके बहुमत को पूरा करने के लिए जो लास्ट कैंडिडेट होता है उसको हम रेस से बाहर कर देंगे और उसके मत पत्र को निकालेंगे, ठीक है। उसके मत पत्र को देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें दूसरी प्राथमिकता किसको दी गई है या दूसरी चॉइस कौन बताया गया है ना, ठीक है, दूसरी पसंद कौन बताया गया, तो उसके आधार पे हम फिर जो है विजयी कैंडिडेट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यही है हमारा सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। तो ये थी राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया। दोस्तों, जिस प्रकार हमने देखा कि राज्यसभा की चुनाव होते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनका चुनाव भी इसी प्रकार होता है। लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर के द्वारा होता है, लेकिन वो क्लोज्ड बैलेट पेपर के आधार पे होता है, मतलब जिसमें जो मत पत्र होता है वो बंद होता है, ठीक है, उसे ओपन नहीं किया जाता है। जिस प्रकार कोई भी जो सदस्य है जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो भी सदस्य उसमें भाग लेते हैं, तो उनके वोटों को देखा नहीं जाएगा कि इस कैंडिडेट ने या इस सदस्य ने जो है इस कैंडिडेट को वोट किया, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो ओपन बैलेट पेपर के आधार पे होता है, ठीक है। ओपन बैलेट पेपर मतलब खुले मत पत्र के आधार पे, ये कि मतलब जिस एमएलए ने राज्यसभा के जिस सदस्य को वोट किया है तो उसे देखा जा सकता है। जैसे कि हमारे अभी हिमाचल में 2024 की इलेक्शन हुआ, उसमें जो है कांग्रेस के 6 विधायकों ने जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको वोट किया, जिस कारण जो है जीतने तो 2024 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने चाहिए थे हिमाचल में, लेकिन जीता कौन? बीजेपी का प्रत्याशी। इस प्रकार जो उसमें देखा गया जो 6 एमएलए थे कांग्रेस के, उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ बगावत की है या कांग्रेस को धोखा दिया है, ठीक है। तो उनका पता कैसा चले, हमें पता किस तरह से चला, वो चला मतलब खुले मत पत्र के आधार पे, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है खुले मत पत्र के आधार पे होता है। जैसे कि उसमें नाम आएगा कि इस एमएलए ने इस व्यक्ति को ये वोट किया, ठीक है। तो इस आधार पे पता चल गया उन 6 कैंडिडेट का और उन्हें जो है सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद जो है हिमाचल के 6 सीटें थी उनके उपचुनाव हुए, ठीक है। और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो खुले मत पत्र के आधार पे होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो बंद मत पत्र के आधार पे होते हैं, जिसके कारण ये पता नहीं चल पाता कि किस सदस्य ने किस कैंडिडेट को वोट किया है, जो राष्ट्रपति के लिए लड़ रहा है किस कैंडिडेट को वोट किया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने राज्यसभा की ज्यादा बातें या कुछ ज्यादा तथ्यों को जानने की कोशिश नहीं की, बट इसमें हमने सिर्फ यही जाना कि राज्यसभा की जो चुनाव प्रक्रिया है या जो चुनाव होता है वे किस प्रकार होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी या इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और उम्मीद कर आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ जाए आप लोग इसे। अगर नहीं भी समझ आती है तो मैं उम्मीद करूंगा कि कभी आगे चल के इस पे और अच्छे से और क्लियरिटी के साथ मतलब एक और वीडियो बना दूं, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।